त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज का टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मुद्रा का महत्व। तो पैसों का क्या महत्व है, इसको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जानता है, लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम यहाँ पे देखेंगे कि पैसों का किसी भी क्षेत्र में क्या महत्व है। तो इसको सबसे पहले एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि मुद्रा का क्या महत्व है या पैसों का क्या महत्व है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, बीच में लिखा है मेरा मनी, जिसे कहते हैं मुद्रा। ओके, अब देखिए ये है उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व और अन्य जो क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक क्रियाएं हैं। तो चाहे उपभोग है तो इसके लिए जरूरत किसकी पड़ती है, मुद्रा की, मनी की जरूरत पड़ती है। चाहे उत्पादन का कार्य करना है तो मनी की जरूरत पड़ेगी। विनिमय है तो उसके लिए मुद्रा जरूरी है। वितरण है तो उसके लिए मुद्रा जरूरी है। राजस्व है तो उसके लिए क्या है, मनी जरूरी है। अन्य क्रियाएं हैं जैसे सामाजिक है, राजनीतिक है, इस प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या चाहिए, मनी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इन सभी को चलाने वाला कौन है, मुद्रा है। और यदि मुद्रा नहीं होती वर्तमान में तो बड़े स्तर पर जो आज क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो बड़े स्तर पर क्या हो रहा है, उपभोग भी हो रहा है, तो विनिमय भी हो रहा है, वितरण भी हो रहा है, राजस्व भी, अन्य क्रियाएं भी क्या हो रही है, संपन्न हो रही हैं दुनिया के अंदर। ओके, तो इन सभी क्रियाओं को करने वाला, ठीक है, गति प्रदान करने वाला कौन है, वह है मुद्रा। तो कहने का अर्थ क्या है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये सारी की सारी मुद्रा पर निर्भर करती हैं। ओके, तो इसके बारे में अर्थात मुद्रा के बारे में मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसकी चारों ओर अर्थव्यवस्था या अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थात ये सारी क्रियाएं क्या करती है, मुद्रा के चारों ओर चक्कर लगाती हैं, और सारी की सारी एनर्जी यहीं से मिलती है। जैसे कि सौर परिवार के मध्य में कौन है, सूर्य है, ठीक है, माना कि मुद्रा सूर्य, अन्य जो प्लेनेट है चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो जैसे हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को जो एनर्जी प्राप्त होती है सूर्य से ही मिलती है, तभी यहां पर जनजीवन क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया एक डायग्राम के द्वारा कि मुद्रा का इन विभिन्न क्षेत्रों में क्या महत्व है। इनको गति देने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये मुद्रा ही कर रही है। अब चलते हैं विस्तार से कि उपभोग की दृष्टि से मुद्रा का क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिकतम संतुष्टि। हर उपभोक्ता क्या चाहता है कि कम से कम पैसे के द्वारा या कम से कम पैसा खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मनी का होना बहुत जरूरी है, मुद्रा का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यदि मुद्रा है तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत एच गोसिन का एक नियम आता है, वो उसे कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। तो यदि उस नियम के द्वारा आदमी क्या करना चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करके, तो मुद्रा के द्वारा ही संभव हो सकता है। यह मुद्रा ने ही उसे संभव बनाया है। सेकंड है अपनी स्वेच्छा से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय। यदि व्यक्ति के पास पैसा है, ठीक है, उसके पैसा है, रुपया है, जिसको मुद्रा कह रहे हैं, तो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी वस्तुओं को खरीद सकता है। उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। उसकी इच्छा है, उसके पास इतना पैसा है तो वह स्वेटर खरीद सकता है, जैकेट खरीद सकता है, ओके जी, टीवी खरीद सकता है, मोबाइल फोन खरीद सकता है, खाने की चीजें, ठीक है, उसको पसंद आते टिक्की, तो बाजार में पैसा है उसके पास तो टिक्की खा सकता है, ओके जी। उसको पसंद है समोसा, समोसा खाएगा, मिठाई है तो मिठाई खा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि मुद्रा ने क्या कर दिया, उपभोक्ता को ये सुविधा दे दी कि वो अपनी इच्छा से वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है, खरीद सकता है जो उसको पसंद है। ओके, अगला बचत कर सकता है कि मुद्रा में क्या है, बचत का गुण है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का संग्रह नहीं किया जा सकता था। यदि किसी के खेत में क्या है, 1 टन टमाटर लग गया तो टमाटर को कई सालों तक बचाया जा सकता है। टमाटर तो क्या उसका 15 दिन 20 दिन, इससे ज्यादा तो चलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जो मनी है यदि आदमी के पास, उपभोक्ता के पास, तो उसको बचा सकता है। ठीक है, जब तक उसको चाहिए वो चला भी जाए धरती से तब भी मुद्रा खत्म नहीं होने वाली, बचा के रखा, बैंक में रखेगा, उसको ब्याज मिलेगा, ठीक है, और उसको आगे और लाभ मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है
कि मुद्रा ने ही बचत को संभव बनाया है। अगला आता है वर्तमान वस्तुओं सेवाओं का बाद में भुगतान। आज क्या करता है कि उपभोक्ता कुछ वस्तुओं सेवाओं को बाजार से क्रय कर लेता है अपने आसपास की दुकानों से, और उसका भुगतान कब करता है? बाद में करता है। 1 महीने बाद कर लेगा, 2 महीने बाद कर लेगा, ठीक है। तो ये किसने संभव बनाया? मुद्रा ने बनाया। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी तब क्या होता था? ऐसा नहीं कि आज हमने वस्तु ली और उसको बाद में कहा कि तुम्हें मैं 1 महीने बाद अगला आइटम दूंगा। उसमें तत्काल वस्तुओं का आदान और प्रदान होता था। लेकिन मुद्रा ने आज क्या कर दिया कि बहुत सारे जो भुगतान है उनको भविष्य में आसान करने का रास्ता साफ कर दिया है। तो इसलिए व्यक्ति क्या कर सकता है? वर्तमान में वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करो, भुगतान बाद में करो। जैसे व्यक्ति करता है आसपास की दुकान से उधार ले लेता है, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद उसको पेमेंट कर लेता है। ओके, तो इस प्रकार से उपभोग की दृष्टि से ये मुद्रा का प्रमुख महत्व हो गया। ओके, उपभोग की दृष्टि से उपभोक्ता के लिए। दूसरा आता है उत्पादन की दृष्टि से। उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करता है जो उद्योगपति है। ओके, जो कृषक है वो किस चीज का प्रोडक्शन करता है? वो कृषि पदार्थों का प्रोडक्शन करता है अर्थात, और सेवाओं का भी प्रोडक्शन होता है। जैसे कि स्कूल है, किसी का है, स्कूल का सेवा का क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन लगातार अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। लेकिन जो लार्ज स्केल पे आज हो रहा है, बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां दुनिया के अंदर लगी हुई हैं, तो इनका जो आधार है वो कौन है? मुद्रा है। मुद्रा ने ही संभव बनाया है कि बड़े स्तर पर उत्पादन हो। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे उत्पादन के कारकों की आसान प्राप्ति। उत्पादन कार्य करने के लिए 4 साधनों की जरूरत पड़ती है। एक पड़ती है भूमि की, दूसरा पड़ता है श्रम की, तीसरा पड़ता है पूंजी की, और उसके बाद साहस की। तो ये जो चारों चीजें हैं इनको मुद्रा के द्वारा आसानी से क्या कर सकता है? इंसान इकट्ठा कर सकता है। यदि पैसा है तो जो फैक्ट्री लगाना चाहता है किसी स्थान पे, तो तुरंत पैसों के द्वारा क्या कर सकता है? जमीन खरीद सकता है। ओके, लेबर का पेमेंट कर सकता है। लेबर चाहिए, दौड़ के आएगी, क्या उसका नाम, हमें रोजगार चाहिए। यदि किसी स्थान फैक्ट्री खुलती है तो वहां के लोग पहले डिमांड करने लगते हैं कि रोजगार पहले हमें चाहिए यहाँ पे। ओके, तो श्रम वहां से उसको मिल जाएगा, और पेमेंट किस में होगा? मनी के द्वारा होगा। इसी प्रकार से पूंजी की बात कर दी कि पूंजी क्या होती है कि व्यक्ति को लार्ज स्केल की इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो पूंजी हमें किस रूप में उपलब्ध होती है? मुद्रा के रूप में। तो बैंक से उधार ले सकता है। ओके जी, और जो उद्यम है, साहस, वो स्वयं है कि जो कि किसी फैक्ट्री को लगा रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के जो कारक हैं उनको व्यक्ति क्या कर सकता है? आसानी से मुद्रा के द्वारा जुटा लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और तुरंत प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। ओके जी, अगला आता है श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम का विभाजन, यदि हम एक स्कूल का उदाहरण लें तो ज्यादा ठीक रहेगा कि यदि स्कूल में आप देखेंगे कि बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान है वो पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान वो पढ़ाया जाता है, गणित है वो पढ़ाया जाता है, इंग्लिश है, हिंदी है। तो देखिए यहाँ पे एक ही जो टीचर होता है सारे विषय नहीं पढ़ाता है। अलग अलग जो टीचर हैं, अलग अलग विषयों के अलग अलग टीचर होते हैं। तो इस प्रकार से उनमें स्कूल में क्या कर रखा है कि श्रम का विभाजन कर रखा है। ओके, अब श्रम जब विभाजन कर दिया तो एक व्यक्ति यदि विज्ञान पढ़ा रहा है, ठीक है, पूरे लाइफ वो विज्ञान ही पढ़ा रहा है, तो उससे उसके ज्ञान क्या होगा? बढ़ेगा, और उससे उसमें किस चीज का गुण आएगा? विशिष्टीकरण का, स्पेशलाइजेशन का। वो अपने विषय का प्रकांड विद्वान बन जाएगा। ओके, और यदि एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएं तो उसको सारे सब्जेक्टों का क्या होगा? थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये तो मैंने स्कूल का उदाहरण लिया। तो ऐसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, जहां गाड़ियां बनती हैं, तो वहां पे क्या होता है कि गाड़ी बनाने वाला यदि कोई कारखाना है तो वहां पे श्रम का विभाजन किया जाता है योग्यता के क्रम में। ठीक है, इंजीनियरिंग का काम अलग होगा, लेबर का काम क्या होगा? अलग होगा। यदि बात करें तो टायर, जो टायर बना रहे हैं तो उसमें काम करने वाले लोग अलग ही होंगे। जहां नट बोल्ट बन रहे हैं वहां क्या है? श्रमिक अलग ही होंगे। श्रम का विभाजन कर रखा है, वो नट बोल्ट बनाने का काम करेंगे। जहां टायर बनना है वो टायर ही बनाने वाले लोग होंगे। ठीक है, हमेशा वही काम करेंगे। इसी प्रकार से जहां इंजन बन रहा है वही करेगा, जहां चेसिस बन रही है बॉडी की, गाड़ी की, तो वही बनाएंगे। तो इस प्रकार से काम बांट दिया है कि इतने लोग उस काम को करेंगे, ठीक है, इतने लोग इस काम को करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। और जब व्यक्ति एक ही काम को लगातार करता चला जाता है तो उसमें क्या होती है? उस काम को करने की क्षमता ज्यादा विकसित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विशिष्टीकरण। और इससे क्या फायदा मिलता है कि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। उत्पादन को बढ़ावा मिलने का अर्थ है कि व्यक्ति जब क्या होता है? परफेक्ट हो जाता है तो कम समय में अधिक काम कर लेता है। इससे वस्तु की लागत घटती है, और लागत घटने से वस्तु के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि वस्तु
जब लागत घटेगी तो लागत घटने से वस्तु सस्ती हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ती है। तो कहने का अर्थ है कि श्रम का जो विभाजन है और विशिष्टीकरण वो किसने संभव बनाया? वो बनाया मुद्रा ने। क्योंकि जो टुकड़े टुकड़े में काम हो रहा है तो सबको पेमेंट किस में करना है? मुद्रा में करना है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। ओके जी। अगला है पूंजी का निर्माण। अब पूंजी का निर्माण क्या होता है? यदि किसके पास रुपये उसके बचत है और उसको वह निवेश कर लेता है, एक फैक्ट्री लगा लेता है, ये जमीन खरीद लेता है, तो उसे जो नवीन संपत्ति बनती है उसे कहते हैं पूंजी का निर्माण। ठीक है। तो पूंजी का निर्माण करने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये पूंजी निर्माण का कार्य भी कौन करता है? ये मुद्रा ही करती है। अगला देखिए, बड़े पैमाने का उत्पादन का आधार स्तंभ। बड़े पैमाने का अर्थ है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो चीनी की मिल है, कपड़े की मिल है, ठीक है, चाहे वो लोहा इस्पात उद्योग है, चाहे वो जहाज बनाने का कारखाना है, तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। ओके। तो जो बड़े पैमाने का उत्पादन है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी सेवाओं की जरूरत यहां पड़ती है। ओके। बहुत सारे साधनों की यहां जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको क्या कर सकता है? उत्पादक मुद्रा के द्वारा क्या कर देगा? परचेज करता है या परचेज कर सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री प्राचीन काल में नहीं हुआ करती थी, मुगल काल में नहीं हुआ करती थी, ये तो बाद में हुई कि जबकि औद्योगिकरण हुआ। ओके। कि जब मुद्रा अस्तित्व में आई उसके बाद बड़े बड़े जो कारखाने लगाए गए, चाहे गाड़ी बनाने का कारखाना है, मैं बात की जहाज बनाने का कारखाना है, ओके, रेल बनाने का कारखाना है, रेल की पटरियां बनाने का कारखाना है। तो इस प्रकार से यदि बड़े पैमाने का जो उत्पादन संभव बनाया है तो किसने बनाया है? मुद्रा ने बनाया है। ओके। यदि मुद्रा नहीं आती तो बड़े स्तर पर क्या होता है? प्रोडक्शन नहीं होता और जीवन कहां रहता हमारा? वही प्राचीन काल वाला रहता। अगला देखिए, पूंजी को गतिशील बनाना। अब पूंजी को गतिशील, ठीक है, पूंजी कैसे होती है? गतिशील है। पूंजी को हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अपने मकान को उठा के हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास रुपये हैं, पैसे हैं, तो हम जेब में रखकर उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, हल्का है। और वर्तमान में तो क्या, जेब में ले जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। हमें कारखाना लगाना है बेंगलोर में, कहाँ लगाना है? बेंगलोर में, और माना बात मैं देहरादून में रहता हूँ, ठीक है, बस पैसा चाहिए, पैसा पहुंच जाएगा सीधे कहाँ? बेंगलोर। आप वहां कर सकते हैं, कारखाना लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी को गतिशील बनाने का जो काम किया है आसान, वो किसने किया है? मुद्रा ने किया है। इसी प्रकार देखिए, बाजार अर्थव्यवस्था का आधार। तो बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिकन जो इकोनॉमी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड की भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि जितने भी अमीर राष्ट्र हैं उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो मुद्रा है, क्योंकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो कीमत यंत्र पर काम करती है। वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य का निर्धारण होता है सरकार नहीं करती है, वह करता है मांग और पूर्ति की शक्तियां। और जहां पर मांग और पूर्ति क्या होती है? इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, वहां पर वस्तु की कीमत क्या होती है? तय होती है। और कीमत का कॉन्सेप्ट कब आया? कि जब मुद्रा आई। नेक्स्ट है विनिमय की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। तो यहां पे देखिए, ए भी लिखा है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निराकरण, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली समाज के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर चला करती थी तो उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे दोहरे सहयोग का भाव, कि जो वस्तु मेरे पास है और उसके बदले में जो मैं चाहता हूं वो वस्तु दूसरे के पास हो, ऐसा मिलना संभव नहीं था। वस्तुओं के टुकड़े नहीं किए जा सकते थे, जैसे गाय भैंस, इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं यदि किसी को देनी थी पूरी देनी होती थी, ठीक है, वस्तु विभाजन नहीं कर सकते थे, उसमें मूल्य का मापक नहीं था, मूल्य का संचय नहीं था। तो इस प्रकार तमाम प्रकार की उसमें जो कठिनाइयां थी, तो जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब मुद्रा अस्तित्व में आई, तो वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां मैंने आपको बताई वो सारी की सारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। व्यक्ति को गांव गांव, ठीक है, यही नहीं ढूंढना पड़ता था कि मेरे पास चावल है और उसके बदले मुझे गेहूं चाहिए, तो कौन देगा? एक के पास गया, दूसरे के पास, तीसरे का, महीनों लग गया। इस प्रकार का सिस्टम मुद्रा ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से जैसे मैंने बात की कि भैंस है, किसी को भैंस देनी है तो पूरी देनी है, आइटम चाहिए उसको 10, तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो 10 आइटम उसको दे और भैंस ले, ठीक है। तो भैंस को तो टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता, लेकिन मुद्रा के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो मुद्रा तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं कि किसी को 100 रुपये देना है तो 100 रुपये उसको दीजिए, ठीक है, 1000 रुपये का सामान लेना है तो 1000 रुपये उसको दीजिए,
किसी से 50,000 रुपए का देना, उसे 50,000 रुपए दिए, अर्थात मुद्रा को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो सुविभाजन की समस्या क्या हो गई, दूर हो गई। तो इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर जो कठिनाइयां आई वो मुद्रा ने उनको दूर कर दिया, जिससे कि व्यक्ति के लिए क्या हो गया, आसान हो गया जीना। ओके, आगे चलते हैं। बैंकिंग और साख प्रणाली का आधार, यानी कि जो बैंक है, जो बैंक यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, ये देश का केंद्रीय बैंक हो गया। तो इस प्रकार का जो बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ वो कब हुआ, कि जब मुद्रा का आविष्कार हुआ। हम बैंक में जाते हैं तो टमाटर जमा करने थोड़ी जाते हैं, या टमाटर खरीदने थोड़ी जाते हैं, कपड़ा खरीदने नहीं जाते हैं, ठीक है, चाय पीने नहीं जाते हैं बैंक में। बैंक में जो काम होता है वो केवल मुद्रा में होता है। लोग पैसे जमा करने जाते हैं, निकालने जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने जाते हैं। ओके, तो बैंक मुद्रा में लेन देन करते हैं, किसी वस्तु में लेन देन नहीं कर रहे हैं। बैंक में कोई सब्जी नहीं मिलने वाली है, ना कोई दाल रोटी मिलने वाली है, होटल नहीं हो। तो बैंकिंग प्रणाली का जो विकास है उसको संभव किसने बनाया, मुद्रा ने बनाया। इसीलिए लोग पैसा कहां जमा करते हैं, बैंक में करते हैं। पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक में जाते हैं और निकालते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना है तो बैंक में जाते हैं। ओके, तो बैंक किसमें काम कर रहा है, मुद्रा में कर रहा है। तो जब मुद्रा आई तो तभी क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम आया, तभी बैंकों का विकास हुआ। और यदि मुद्रा नहीं आती तो बैंक भी नहीं होते। ओके, अगला आता है साख प्रणाली का आधार। बैंक क्या करते हैं, उधार देते हैं। जो कुछ लोग तो बैंक में जमा करते हैं तो उनका मकसद होता है ब्याज के द्वारा लाभ कमाना, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बैंक से उधार लेते हैं। ओके जी, और उधार लेने से क्या होता है, साख का सृजन होता है, ठीक है, साख का विस्तार होता है। तो ये साख का विस्तार है, ये बैंकों का जो जन्म हुआ है वह संभव किसने बनाया, मुद्रा ने बनाया। और मुद्रा नहीं होती तो बैंक भी नहीं होते। तो इस प्रकार से बैंकिंग दृष्टि से भी क्या हो गया, मुद्रा का महत्व हो गया विनिमय की दृष्टि के अंतर्गत। अगला है मुद्रा का संचय। हम बैंक में जाते हैं, अधिकांश लोग अपना पैसा कहां सेव करते हैं, बैंक में करते हैं। ओके, तो मुद्रा का यदि हम आज संचय कर पा रहे हैं तो किस लिए कर पा रहे हैं, कि मुद्रा एक टिकाऊ वस्तु है, ठीक है, खराब नहीं होती है। जितने सालों रखो खराब नहीं होगी, बैंक में रखोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है, और संपत्ति खरीदी तभी बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से मुद्रा का जो बचत हुआ, जो व्यक्ति अपने लिए करता है, बचाता है, वह केवल मुद्रा ने ही संभव बनाया है। ओके, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि फलों सब्जियों को हम बचा के लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में था। अगला देखिए, व्यापार को बढ़ावा। आज क्या है, पहले तो छोटा मोटा व्यापार हुआ करता था, छोटा क्षेत्रीय व्यापार हुआ करता था। आज देखिए, राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, व्यापार होता है। दुनिया के तमाम देशों की वस्तुएं और सेवाएं एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती है। जैसे क्या होता है, जैसे राफेल विमान भारत ने खरीदा तो कहां से खरीदा, फ्रांस से खरीदा। ओके, मिग कहां से खरीद रहा है, रसिया से खरीद रहा है। मोबाइल फोन कहां से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है, विशालकाय जहाज जो क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है, सेना को, वो कहां से आया, अमेरिका से आया। तो इस प्रकार से देखिए, एक देश से दूसरे देश में वस्तुएं और सेवाएं क्या हो रही हैं, आ और जा रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, इंडिया की कंपनियां बाहर जा रही हैं। दुनिया की तमाम कंपनियां अलग अलग देशों में क्या कर रही है, पैसा लगा रही है। तो यदि पैसा नहीं होता तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का जो काम किया वो मुद्रा ने किया है, क्योंकि आज सारा जो पेमेंट हो रहा है, भुगतान हो रहा है, वो किस में हो रहा है, पैसों में हो रहा है, मुद्रा में हो रहा है। तो इसलिए आज जो व्यापार है, चाहे देश के अंदर है और चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, वो दिन प्रतिदिन क्या हो, बढ़ता ही जा रहा है। और वो संभव किसने बनाया, मुद्रा ने बनाया, क्योंकि पेमेंट सारा मुद्रा में हो रहा है। और व्यापार के लिए जितनी भी चीजें सुविधाएं चाहिए वो खरीदी भी किस में जा रही है, वो भी मुद्रा के माध्यम से ही खरीदी जा रही है। अगला देखिए, चौथा लेते हैं, वितरण की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। अब वितरण आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो उत्पादन है, तो उत्पादन जो होता है वो उत्पादन के साधनों के सहयोग से ही किया जाता है।
अकेला एक साधन उत्पादन नहीं कर सकता है। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है और साहस। ठीक है, ये उत्पादन के साधन है। ओके जी। तो यदि भूमि का यूज करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? लगान देना पड़ेगा। यदि श्रमिक काम करेंगे तो मजदूरी देनी पड़ेगी। यदि पूंजी जो है उधार ले रखी है तो ब्याज देना पड़ेगा। और अंत में जो बचेगा, जिसकी फैक्ट्री है साहस, उसको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से देखिए, इनके बीच इन साधनों का जो पुरस्कार है, इनका पारितोषिक है, उसका वितरण किस रूप में हो रहा है? मनी के रूप में हो रहा है। और वो भी कितना कितना उनको मिलना चाहिए? कि जितना जितना उनका योगदान होगा। ठीक है, कि भूमि का यदि ज्यादा है तो उसका पेमेंट ज्यादा होगा, श्रमिकों का कम है तो उसका कम होगा। तो इस प्रकार से इन साधनों के बीच जो है वितरण, किसका? आय का वितरण किया जाता है, धन का वितरण किया जाता है, या उनको जो पुरस्कार दिया जाता है, उनका पेमेंट किया जाता है, वो मनी में किया जाता है। ओके, तो एक आसान काम किसने कराया? मुद्रा ने कराया कि इसको दे दीजिए, इसको पैसा दीजिए, इसको भी पैसा चाहिए, इसको भी पैसा चाहिए, इसको भी पैसा चाहिए। ओके जी। लेकिन बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं था। तो इस प्रकार से वितरण को आसान किसने बना दिया? मुद्रा ने बना दिया। ओके, क्योंकि सबका पेमेंट कर सकते हैं अलग अलग। सामूहिक रूप से प्रोडक्शन हो रहा है कि कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री में सभी श्रमिक लगे हुए, काम करने पे लगे हुए हैं, भूमि भी है, श्रमिक भी काम लगे हुए हैं, पूंजी भी उसमें लगी हुई है, उद्यमी भी है। ओके जी। और अंत में सामान का जितना प्रोडक्शन हुआ उसका बेचा उसको, और उनके बीच सबका भुगतान कर दीजिए पैसे के माध्यम से। तो इस प्रकार से वितरण जो हो रहा है उसको जो आसान बनाया वो किसने बनाया? मुद्रा ने बनाया। ओके, अगला देखते हैं राजस्व की दृष्टि से। अब राजस्व की दृष्टि से हम यहाँ पे चलते हैं। सरकार राजस्व को इकट्ठा करने का देश में जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। और गवर्नमेंट में चलते हैं बजट। सरकार बजट बनाती है, प्रत्येक वर्ष बजट आता है। तो बजट का जो आधार है वो मनी होती है, मुद्रा है, कि वित्तीय वर्ष में कितनी आय हमें प्राप्त होगी और कितना हमें व्यय करना पड़ेगा। तो जो हमारी आय होगी और जो व्यय होगा वो किस में होगा? मुद्रा में होगा। तो सरकार जो आय प्राप्त करती है वो किससे करती है? विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है। विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, जनता पे लगाती है, वस्तुओं पे लगाती है, सेवाओं पे लगाती है। तो उससे उसको क्या होता है? आय की प्राप्ति होती है। उसके बाद वह सार्वजनिक कामों पर क्या करती है? व्यय करती है, चाहे सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम है, ठीक है, चाहे मनरेगा का कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, रोजगार का उस पर पैसा व्यय करेगी, सड़क बनाने पर खर्च करेगी। इसी प्रकार से यदि उसको क्या करना है? बंदरगाह बनाना है उस पर करेगी। कृषि का विकास करना है तो कृषकों को ऋण देगी। ओके जी। यदि रास्तों का निर्माण करना है गांवों पे तो वहां पे सार्वजनिक व्यय होगा। तमाम प्रकार के जो सार्वजनिक व्यय हैं, या सार्वजनिक ऋण है, या सार्वजनिक आय है, मतलब जितना भी सरकार प्राप्त करती है या खर्च करती है उसका आधार क्या है? मुद्रा है। ओके जी। तो इसलिए राजस्व की दृष्टि से भी मुद्रा का क्या हो गया? अत्यंत ही महत्व है। और बिना पैसों के सरकार कुछ काम नहीं कर सकती है। देश का जो विकास होगा वो किस दम पे होगा? मुद्रा के दम पे होगा, पैसों के दम पे होगा। अमेरिका यदि विकसित देश है, इंग्लैंड एक विकसित देश है, रसिया एक विकसित देश है, तो वो विकसित देश कब बना? जबकि उसके पास क्या है? भारी भरकम इनकम है। उसके पास क्या है? भारी भरकम इनकम है, इसलिए वो देश ज्यादा तरक्की की ओर बढ़े हैं। ओके जी। तो इस प्रकार से राजस्व की दृष्टि से हम यहाँ पे बजट लेके आए हैं। बजट होता है आय और व्यय का विवरण। तो आय भी जो प्राप्त होगी वो मुद्रा के द्वारा आएगी, और जो व्यय भी होगा वो भी मुद्रा के द्वारा ही होगा। ओके जी। तो इस प्रकार से, और यदि वस्तुओं के द्वारा सरकार को टैक्स लेना पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम था वर्तमान व्यवस्था में, कि सबने गेहूं देना सरकार को शुरू कर दिया, सबने चावल देना शुरू कर दिया, ठीक है, गांव गांव कस्बे कस्बे से इकट्ठा करने यदि आते लोग और फिर ले जाना पड़ता तो कितना कठिन होता। अगला देखिए, ये तो 5 टॉपिक हो गए हमारे पास, कि जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मुद्रा का क्या क्या महत्व है। ओके, अगला लेते हैं अन्य में आर्थिक प्रगति का ज्ञान, कि कोई देश आर्थिक प्रगति कितना कर रहा है, कि भाई 2010 में उसने कितना विकास किया, और 2011 में कितना हुआ, और 2020 में कितना हुआ। तो इसका जो पता चलता है वो किससे चलता है? देश की आर्थिक प्रगति कितनी हो रही है, और वह मापी जाती है किसमें? मुद्रा में। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि देश विकास कर रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है।
और यदि प्रति व्यक्ति आय ही नहीं बढ़ रही है तो समझ लिए देश विकास नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से आर्थिक प्रगति का ज्ञान हमें किससे होता है कि देश की इनकम, नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तब पता चलता है। अगला देखिए अंतरराष्ट्रीय तुलना। यदि हम अंतरराष्ट्रीय तुलना करते हैं दो देशों के बीच कि कौन सा देश ज्यादा अमीर है और कौन सा देश गरीब है, ओके, ये कौन सा देश आर्थिक रूप से मजबूत है, कौन सा कमजोर है, तो हम क्या देखते हैं, उसका आधार भी मनी है। ओके, यदि अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे तो किस आधार पर करेंगे कि उसकी राष्ट्रीय आय कितनी है भाई और भारत की कितनी है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय वहां कितनी है और यहाँ कितनी है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तुलना जब हम करते हैं तो वो किस आधार पे करते हैं, मुद्रा के आधार पे करते हैं। ओके जी, अगला देखिए सामाजिक बुराइयों में गिरावट। सामाजिक बुराइयां, समाज के अंदर कई प्रकार की बुराइयां थी, ठीक है, बाटा सिस्टम में। तो उन बुराइयों को मुद्रा ने कैसे दूर किया, पहले जानते हैं कि कौन कौन सी वो बुराइयां थी। तो जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा कि व्यक्ति को क्या क्या करता था, जमींदार या दो अन्य जो लोग थे, ठीक है, ताकतवर, वो क्या करते थे, उनको खरीद लेते थे, फिर उनको बेचते थे। तो इंसान को पशुओं की तरह, वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था, उनका जीवन ही नहीं था। तो दास प्रथा का क्या हो गया, अंत हो गया, दास प्रथा का अंत हो गया, उनसे काम लिया जाता था। लेकिन आज व्यक्ति से काम लिया जाता है तो उसका पेमेंट मुद्रा में किया जाता है, तो दास प्रथा क्या हो गई, खत्म हो गई। इसी प्रकार से जमींदारी प्रथा की बात करते हैं तो जमींदार क्या करते थे, किसानों पे अत्याचार क्या करते थे, उनका शोषण करते थे। तो उनका केवल उनको देते क्या थे, खाने के लिए अन्न देते थे। लेकिन वर्तमान में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई है। यदि कोई किसी का काम भी करता है, ओके, तो उसको पेमेंट किस में किया जाता है, भुगतान किस में किया जाता है, मुद्रा में किया जाता है। तो दास प्रथा की बात करें हम, चाहे हम शोषण की बात करें, जमींदारों के शोषण की बात कर रहे हैं, या किसी भी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको जो भी पेमेंट किया जाएगा वो सारा का सारा किस में किया जाएगा, मुद्रा में किया जाएगा या किया जाता है। तो इस प्रकार से जो सामाजिक बुराइयां थी उनमें गिरावट आई है, व्यक्ति शोषण से बचा है। किससे बचा है, शोषण से बचा है। और व्यक्ति को यदि आज कम मजदूरी मिलती है किसी इंडस्ट्रीज में तो व्यक्ति क्या करता है, आंदोलन करते हैं। उनका संगठन क्या करता है, आंदोलन करता है वेतन को बढ़ाने के लिए, तो इससे उनका वेतन बढ़ जाता है। तो वेतन किसमें मिलता है, मुद्रा में मिलता है। तो इसलिए सामाजिक बुराइयों में गिरावट आई है। अगला देखते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा रखता है या जितना अमीर होता है उस व्यक्ति का समाज में उतना ही ज्यादा सम्मान होता है। अमीर आदमी को हर कोई क्या देता है, सम्मान देता है, रिस्पेक्ट देता है। दुनिया का सबसे नंबर 1 पे जो आदमी आ रहा है 2020 में, अमेरिका का जेफ बेजोस, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। तो किस आधार पे हम उसको ले रहे हैं, संपत्ति के आधार पे। उसकी संपत्ति किसमें आगे गई है, मुद्रा में आगे गई है कि भाई इसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति है। और इंडिया की बात करें तो किसका नंबर आता है, मुकेश अंबानी का नंबर आता है। और यदि मुद्रा नहीं होती तो इस प्रकार का कैलकुलेट गणना करना संभव नहीं था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, भारत में कौन है। ओके, तो कहने का अर्थ क्या, सामाजिक प्रतिष्ठा का जो आधार है, मान सम्मान का जो आधार है वो कौन है, मुद्रा है। जिसके पास जितना ज्यादा धन होता है उसे सेठ कहते हैं। और सेठ आदमी की हर कोई क्या करता है, तारीफ करता है। यदि घर पे आता है, आइए सेठ जी, आइए सेठ जी, बैठिए, देखो क्या रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक अच्छी सी चेयर लगाई जाती है, ठीक है, ऊपर से गद्दी भी लगाई जाती है, चाय पानी, ठीक है। अरे चाय, सेठ जी आप चाय तो पीते नहीं, कॉफी पीजिए आप, ठीक है, कॉफी पिलाएंगे, बड़ा सम्मान करेंगे। और उसके स्थान पर एक गरीब आदमी आ गया तो आदमी क्या करेगा, चेयर तो बहुत दूर, बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा। ओके, बैठने के लिए भी नहीं पूछेगा कि बैठिए, बोलेगा भैया मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मैं तो मार्केट जा रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, एक अमीर और एक गरीब दोनों के सम्मान में अंतर देखिए, ठीक है। अमीर को देखकर कोई डरता है, ठीक है, चाहे कुछ ना करे। यदि अमीर क्या है, एक फटा जूता भी पहनता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं, और देखिए साहब इतना पैसा इसके पास है। और यदि उसी के स्थान पे एक गरीब पहन ले तो व्यक्ति क्या करता है, ये समाज के लोग उसे इंसल्ट करने लग जाते हैं। ओके, अरे राम, इसके पास तो एक जूता भी नहीं है, जूता तो देंगे नहीं पर हरे राम करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि जो मुद्रा है वर्तमान समय में उसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है, हर क्षेत्र में। तो आज मैंने आपको क्या बताया, मुद्रा के महत्व के बारे में बताया कि जिसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको कि जो मार्शल का कथन है कि मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर
ठीक है, अर्थव्यवस्था या अर्थ विज्ञान चक्कर लगाने का काम करता है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको उपभोग के क्षेत्र में क्या महत्व है, ठीक है, उपभोग व उत्पादन के क्षेत्र में क्या महत्व है। उसके बाद हमने देखा विनिमय के क्षेत्र में क्या महत्व है, फिर वितरण के क्षेत्र में क्या महत्व है, राजस्व के क्षेत्र में क्या महत्व है, और उसके बाद देखा कि अन्य क्षेत्रों में भी मुद्रा का क्या महत्व है। थैंक यू सो मच।